वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम टोक्यो। आज तारीख है 8 अक्टूबर 2024 और हमारी जापान यात्रा का आज दूसरा दिन है। इस समय मैं खड़ा हूँ टोक्यो में अपने होटल के रिसेप्शन में और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े मेट्रोपोलिस और जापान की इस खूबसूरत राजधानी टोक्यो को। आज का हमारा प्लान है, सुबह के समय हम जाने वाले हैं यहाँ के फेमस सेंसोजी टेम्पल को, जो कि एक बहुत पुराना श्राइन है। अभी यहाँ से मैं वहाँ जाने वाला हूँ। उसके बाद बगल में ही सुमेदा पार्क है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। आफ्टरनून में यहाँ पर एक बहुत ही अनूठे तरह का म्यूजियम कह लीजिए, आर्ट एग्जिबिट कह लीजिए, उसको कहते हैं टीम लैब प्लैनेट। हम वहाँ जाने वाले हैं। टीम लैब प्लैनेट्स के बाद बगल में ही टीम लैब प्लैनेट से ही थोड़ी दूरी पर यहाँ एक मरीन नेशनल पार्क है जिसको ओडाइबा कहते हैं। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे सनसेट को एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर शिंजुकू की तरफ मूव करेंगे, वहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के। तो कुछ ऐसा हमारा आज का दिन रहने वाला है। तो चलिए मेरे साथ टोक्यो की खूबसूरत वर्चुअल यात्रा पर। दोस्तों, थोड़ी बारिश हो रही थी तो मैंने अपने होटल से एक अम्ब्रेला ले लिया है। ड्रिजल जैसा चल रहा है, पूरे दिन के फोरकास्ट में बारिश है। मुझे पता नहीं कितना एक्सप्लोर कर पाऊंगा। मेरे होटल से बिल्कुल पास में ही उएनो स्टेशन है। हार्डली 2 से 3 मिनट लगे होंगे। मैं वॉक करके इस मेजर जंक्शन जैसे प्लेस पे आ गया। यहाँ से ये मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस है जहाँ से अपने को जाना है। दोस्तों, वॉक करते करते मैं आ पहुंचा हूँ सेंसोजी टेम्पल पे और यहाँ पर तो इस मौसम के बाद भी गजब की भीड़ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने लोग। ये है मुख्य प्रवेश द्वार सेंसोजी टेम्पल का और ये है यहाँ पर भीड़ का नज़ारा। दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं जापान के कुछ एक सबसे पुराने और टोक्यो के सबसे पुराने बुद्धिस्ट श्राइन में, जो है सेंसोजी टेम्पल। और ये 5 फ्लोर्स का बुद्धिस्ट श्राइन है जो अवलोकितेश्वरा, जो बोधिसत्व का स्वरूप है, उनको डेडिकेटेड है। इसका इतिहास भी बहुत रोचक है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि 645 AD में कुछ मछुआरे ये बगल से यहाँ पे, जो आज के दिन जिसको हम सुमेदा रिवर के नाम से जानते हैं, उसमें फिशिंग कर रहे थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे। उनको इस नदी में ये अवलोकितेश्वरा जो बोधिसत्व हैं, इनका स्टैचू मिलता है और उस स्टैचू को ये वापस नदी में प्रवाहित करने का कई बार प्रयास करते हैं। वो हो नहीं पाता है, वो वापस बार बार इनके पास आ जाता है, निकल आता है नदी में से। फिर उसको स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा शुरू होती है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पूजा चल रही है। बाद में जब मिलिट्री का दौर आया था जापान के इतिहास में, मिलिट्री रूल का, तो जो मिलिट्री लॉर्ड्स होते थे उन्होंने इस प्लेस को काफ़ी महत्व दिया और इसको एक प्रोमिनेंट वर्शिप प्लेस के रूप में स्थापित किया। इसका जो मेन हॉल है, वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि दुनिया की कुछ एक सबसे सुंदर कैलीग्राफी वाली चीज़ें लिखी हैं, लगाई गई हैं, टांगी गई हैं, जो आप देख सकते हैं। और जो मुख्य मूर्ति है जिसकी पहले पूजा होती थी, उसे बाद में लॉक कर दिया गया, उसे हटा दिया गया है। मंदिर का जो प्रांगण है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एक स्ट्रीट है जिसके थ्रू अभी हम आ रहे हैं, उसको नाकामिसेडोरी कहते हैं। उसके दोनों तरफ आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप क्राफ्ट्स, सोवेनियर्स, इस तरह की चीज़ों के साथ साथ खाने पीने की बहुत सारी मनोरंजक चीज़ें आपको, डिफरेंट चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलती हैं। उनका भी आप आनंद ले सकते हैं। और पूरे वर्ष इस स्थान पे अलग अलग तरह की सीजनल इवेंट्स और फेस्टिवल्स, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। इसकी वजह से खासा भीड़ वाला भी स्थान होता है और ऐसा कहते हैं कि टोक्यो का ये मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस है। मैंने कोशिश की है कि वर्चुअली मैं आपको सेंसोजी श्राइन के दर्शन करा सकूं, यहाँ की वाइब्स कैसी हैं, उनका एक फ़ील आपको दे सकूं।
तो अगर कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी वीडियो में बने रहिए। अभी टोक्यो के बहुत सारे प्लेसेस बाकी हैं जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। सेंसोजी श्राइन घूमने के बाद अभी मैं आ पहुंचा हूं अकीहाबारा में। अकीहाबारा जो है ये जापान का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे फॉरेन टूरिस्ट्स को सर्टेन डिस्काउंट्स भी ऑफ़र करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट होने के साथ साथ जो जापान के लोगों में एनिमे को लेके, वीडियो गेम्स को लेके, कॉमिक बुक्स को लेके क्रेज़ है, वो उस क्रेज़ को भी ये प्लेस बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको मल्टी स्टोरी गेमिंग पार्लर्स, बुक कैफ़ेज़, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, मेड कैफ़ेज़ मिलेंगे। और ये कोई कन्वेंशनल सेंस में आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इस प्लेस की एक सर्टेन वाइब है जो अगर आप यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे तो आपको महसूस होगी। यहाँ के लोग मौसम का मस्त मजा ले रहे हैं खड़े होकर के। टाइटो स्टेशन, यहाँ पे तमाम सारे गेम आप खेल सकते हैं। आपको कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स के बदले में आप गेम खेलते हैं और उसमें आपको कुछ प्राइस जैसा भी मिलने का होता है। चलिए अंदर चल के देखते हैं टाइटो स्टेशन में क्या है। इस तरह से यहाँ गेम्स लगे हैं। आप 100 येन्स 200 येन्स के पॉइंट्स डालेंगे और उसके बाद गेम खेलेंगे तो ऊपर जो गिफ्ट रखे हुए हैं उनमें से कुछ गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। तो इट्स मोर लाइक अ कैसीनो, ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों ये सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअली गेमिंग आर्केड्स हैं। मोस्टली इनमें गेमिंग आर्केड्स हैं। 5-5, 6-6, 8-8 फ्लोर्स पे गेम पार्लर्स बना के रखे हैं। अमेजिंग। तो दोस्तों ये था अकीहाबारा। करीब 1.5 घंटे अकीहाबारा को एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली अब मैं बढ़ रहा हूँ गिंजा की तरफ। बहुत ही अमेजिंग प्लेस था, बहुत मज़ा आया और इतना वाइब्रेंट स्थान। अगर दिन में ऐसा लग रहा है तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ रात में ये कितना वाइब्रेंट लगता होगा। बहुत ही मज़ेदार स्थान और यहाँ पर लोग क्रेजी हैं गेमिंग के लिए। मज़ा आ गया देख करके। पूरा जो एक यहाँ का माहौल है इस प्लेस का, क्योंकि जिस प्लेस के सेंटर में गेमिंग इंडस्ट्री हो, आप समझ सकते हैं उस प्लेस का माहौल कैसा होगा। तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। बारिश बंद हो नहीं रही है। अब मैं फटाफट बढ़ रहा हूँ गिंजा की तरफ। गिंजा से फिर मुझे एक बस लेनी है जो मुझे ले जाएगी मेरे म्यूजियम, जो कि मेरी अगली डेस्टिनेशन है, टीम लैब प्लैनेट्स। तो चलिए फटाफट मेट्रो पकड़ते हैं और पहुँचते हैं गिंजा। तो दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ गिंजा में। अकीहाबारा से मैंने थोड़ी ही दूरी तय की है, पर माहौल बिल्कुल बदल चुका है। ये एक बहुत संभ्रांत इलाका लग रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। इसको संपन्न लोगों का शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो सारी दुनिया भर के रिच लोग हैं वो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। सारे बड़े ब्रांड्स के आपको यहाँ पे स्टोर मिल जाएंगे। अमेजिंग कलेक्शन होता है यहाँ पर।
तो दोस्तों ये था गिंजा। ऑसम प्लेस है, बहुत ही अमेजिंग वाइब्स है यहाँ की। और अगर मेरे पास टाइम बचा रहा तो मैं दोबारा से इस प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। जापान के डेवलप कंट्री होने का फील देने वाला ये प्लेस है, बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ की। और अभी थोड़ी जल्दी में हूँ क्योंकि 2:30 बजे से मेरी टीम लैब प्लैनेट्स में बुकिंग है, तो मैं यहाँ ज़्यादा समय दे नहीं सकता। आशा करता हूँ फिर भी गिंजा के जो बेस्ट एरियाज थे, बेस्ट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट थी, वो आपको दिखा दिए, अच्छी लगी होगी। आई थिंक बस आ गई अपनी। बाप रे, बस तो पूरी भरी हुई है फाइनली। बस मिल तो गई मुझे, पर पूरी भरी हुई है। मैंने ड्राइवर से कंफर्म भी कर लिया है, कहीं पर भी इंग्लिश में मार्किंग की नहीं। एनी हाउ ड्राइवर से मैंने कंफर्म कर लिया है। अब मैं पहुंचने वाला हूँ टीम लैब प्लैनेट। तो दोस्तों फाइनली बस ने हमें पहुंचा दिया शिन टोयोसु बस स्टॉप। इसका नाम था शिन टोयोसु। गूगल मैप में जितना समय दिख रहा था उससे काफी कम समय में बस ने हमें पहुंचा दिया। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं टीम लैब प्लैनेट्स पे। इसकी बुकिंग मैंने इनकी वेबसाइट से ही कर रखी थी। ये देखिए, ये अपनी तरह का एक अनूठा म्यूजियम है, यहाँ आप रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। 2:30 का मेरा स्लॉट है। बाप रे, यहाँ भीड़ देखिए, अनबिलीवेबल, इतनी क्राउड, ओह माय गॉड। चलिए देखते हैं क्या प्रक्रिया है। शायद जूते वगैरह बाहर उतार के जाना होता है, क्योंकि आपको पानी में जाना होता है। तो ये कुछ लॉकर्स वगैरह देते हैं जहां आप अपने जूते, अपना बैग, इस तरह की चीजें रख सकते हैं। In this museum, you will walk barefoot as you experience the artworks with your entire body. これから皆様には裸足となり全身でアート作品を दोस्तों ये लॉकर एरिया है टीम लैब प्लैनेट का। यहाँ पे हमें इन्होंने लॉकर्स दिए हैं जिसमें हम अपनी बिलोंगिंग्स रख सकते हैं, क्योंकि नी डीप पानी होने वाला है, घुटनों तक पानी होने वाला है। तो ये शॉर्ट्स भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इनसे ले सकते हैं। और वो शॉर्ट्स पहन के अगर आप एंटर करना चाहें तो एंटर कर सकते हैं। थैंक यू। आगे की तरफ है अनस्टेबल है, ऐसा ये बोर्ड लगा हुआ है। देखते हैं अंदर कैसा है। ये फ्लोर शिफ्ट हो रहा है, आप पाँव रख रहे हैं तो ये फ्लोर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है जैसे जैसे आप पाँव रख रहे हैं। जो अगला आर्ट वर्क है उसके बारे में इन्होंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। सॉफ्ट ब्लैक होल, सॉफ्ट ब्लैक होल, योर बॉडी बिकम्स अ स्पेस दैट इन्फ्लुएंसेस अनदर बॉडी। सो लेट्स Oh my God, this is amazing. Oh my God, this is amazing. Unbelievable. मैं बता नहीं सकता ये जगह कितनी फ्यूचरिस्टिक और सोल को कितना टच करने वाली है, अगर आप फील कर सकते हैं।
यहाँ ये मैडम खड़ी है जो बता रही हैं आगे का जो आर्ट वर्क है उसमें नी डीप वाटर है, तो इन्होंने हमारी ट्राउजर्स को ऊपर करने को कह दिया है। नी तक हमने पैंट्स को ऊपर कर लिया एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द वाटर जोन। घुटनों तक का पानी है, देखते हैं। माय गॉड, ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, लुक एट दैट, क्या बात है भाई। ये ऑसम है। गोप्रो फीलिंग के साथ जस्टिस नहीं कर सकता जो आपको यहाँ खड़े होने पे होगी। गजब का कमाल किया है लाइट से इन लोगों ने। फ्लावर, फिशेस, अमेजिंग। डिफरेंट तरह के फ्लावर, और जब आपका पाँव लग रहा है तो वो चीजें बिखर जा रही हैं। वाओ, लाइट से लहरें बन रही हैं। ये हमारा अगला आर्ट वर्क है। चलिए चलते हैं इसकी तरफ। Next artwork, floating in the universe of flowers. इनका ऐसा कहना है कि आप सेंटर के आसपास कहीं बैठ जाएं और इसको एक्सपीरियंस करें, वो बेस्ट तरीका है इसको एक्सपीरियंस करने का। आइए बैठते हैं हम भी। बहुत सारे लोग फर्श पे बैठे हुए हैं। आपको यहाँ पर लेटना होता है, लेट करके आप ऊपर देखेंगे तो ही आपको इसका पूरा मजा आएगा। तो चलिए हम भी एक स्थान देखते हैं और लेटने की कोशिश करते हैं। ये आपको सम्मोहित कर देने वाली गतिविधि है। मैं बता नहीं सकता इस समय कैसा महसूस हो रहा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर लेटा हूँ, ऐसा लग रहा है स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ, एक्चुअली स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ। सम्मोहन है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। ये हमारा अगला आर्ट वर्क है, फ्लोटिंग इन दी फॉलिंग यूनिवर्स ऑफ फ्लावर। ऊपर से बहुत सारे फूल गिरते हैं, यहाँ पे भी आपको फ्लोटिंग सेंसेशन ही आता है। ये हमारा अगला एक्सपीरियंस है। ये एक फ्लोटिंग गार्डन जैसा है। यहाँ पे आप लेटेंगे, पौधों को ये ऊपर नीचे करते हैं।
नीचे भी कांच लगा हुआ है, तो नीचे भी जो इमेज आ रही है वो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके नीचे भी पौधे हैं और ऊपर तो ऑफ कोर्स पौधे हैं ही। मजेदार। तो दोस्तों ये था टीम लैब प्लैनेट्स। मुझे तो बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वर्थ द मनी है। मैंने इंडियन करेंसी में कुछ 2400 रुपए पे किए थे इसके लिए और 2-2.25 घंटे मुझे लगे। बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मतलब आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल पूरे से एक म्यूजियम को और एक आर्ट वर्क को फील करते हैं, वैसा कुछ इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी। बहुत ही मजा आया और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड एक्टिविटी है अगर आप टोक्यो में हैं तो। चलिए अब यहाँ से कंटिन्यूएशन में हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम जाने वाले हैं यहाँ पे ओडाइबा मरीन नेशनल पार्क है, वहाँ जाएंगे और उसके बाद वहाँ से फिर अपने होटल जाएंगे, कुछ खाएंगे और वहाँ से नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए शिंजुकू एरिया में पहुँचेंगे। टीम लैब प्लैनेट से निकल के मैं मेट्रो में आ गया। ये नॉर्मल जो टोक्यो मेट्रो का मेरे पास है उस कंपनी की ट्रेन नहीं है, ये एक प्राइवेट ट्रेन है यूरी का मामू बोल करके। तो इसमें मेरा टोक्यो मेट्रो का पास चला नहीं, मैंने अपना आईसी कार्ड यूज़ किया है और अब मैं जा रहा हूँ डाइबा स्टेशन पे। डाइबा स्टेशन वो बेस पॉइंट है जहाँ से आप डाइबा मरीन पार्क जा सकते हैं और जो वहाँ पे अगल बगल और भी अट्रैक्शंस हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। रिटर्न जर्नी में भी मैं यही ट्रेन लेने वाला हूँ और उस समय फिर से मुझे अपना आईसी कार्ड यूज़ करना होगा और टोक्यो मेट्रो का जो पास है वो यहाँ पर फंक्शन लेंगे। तो दोस्तों हम इस समय आ चुके हैं ओडाइबा मरीन पार्क पे। ये देखिए ओडाइबा मेट्रो स्टेशन के सामने ही ये एक्वा सिटी मॉल है। पहली बार टोक्यो में इतना ओपन स्पेस मुझे दिखाई पड़ा है। ये बिल्कुल डिफरेंट पीसफुल एरिया है टोक्यो का, ऐसा लगता है। अभी तक मैंने टोक्यो में जितनी जगह घूमी है मुझे पर्सनली ये सबसे सुंदर लगा। बहुत ही नेचुरल प्लेस है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सामने टोक्यो बे है, बिल्कुल डिफरेंट ही है ये। एक 10 मिनट 15 मिनट की ट्रेन राइड से आप इतनी सुंदर जगह आ सकते हैं। वाव। मोस्टली जो टूरिस्ट टोक्यो आते हैं उनकी आइटनरी में ये प्लेस होता नहीं है, बट मैंने नेचुरल प्लेसेस इन टोक्यो करके सर्च किया था तो मुझे ये प्लेस मिला था और वर्थ करता है आना। टीम लैब प्लैनेट से मैंने थोड़ा जल्दी चीज़ें कंप्लीट करी कि यहाँ सनसेट ना हो मुझे पहुँचने से पहले, और वो वर्थ करता है। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही सुंदर। दोस्तों आप में से शायद कुछ को ही पता होगा कि टोक्यो में भी एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो है यहाँ डाइबा मरीन पार्क के पास में। लुक एट दिस। क्या गजब का एहसास है इस स्थान का, वो मैं बता नहीं सकता। बहुत ही सुंदर प्लेस है, सीरीन है, काम है। टोक्यो में इतनी शांत जगह अभी तक मुझे नहीं मिली थी। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं टोक्यो आऊँगा एक पूरा दिन इस स्थान पे बिताने वाला हूँ, ये तो पक्की बात है। ये सामने एक ब्रिज है जो मुझे एटलीस्ट सैन फ्रांसिस्को का जो गोल्डन गेट ब्रिज है कुछ उसका फील दे रहा है। और जितना मुझे पता है अभी यहाँ पे लाइट जब जलती हैं तो ये और सुंदर लगता है। और नीचे ये बे के बगल में पाथवेज बने हुए हैं कई सारे जिन पे लोग वॉक कर रहे हैं। अभी मैं भी नीचे चलने वाला हूँ। ओडाइबा मरीन पार्क से वाटर बसेस भी चलती हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ टोक्यो को कनेक्ट करती हैं। ये देखिए, दिस इज द टिपिकल वाटर बस जो यहाँ चलती है। ये शायद असाकुसा जा रही है। असाकुसा वही एरिया है जहाँ सेंसोजी श्राइन है, जहाँ मैं सुबह आपको लेकर के गया था। ये विश्वास करना मुश्किल है कि इस समय मैं टोक्यो में हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस, और वहाँ से 10 मिनट की ट्रेन राइड से आप इतनी सुंदर जगह पे पहुँच सकते हैं, इतनी शांत जगह पे पहुँच सकते हैं। दोस्तों डाइबा नेशनल पार्क आ करके मुझे करीब 1 घंटे हो गए। दिन ढलने को आया है, लाइटें जल गई हैं। मैं 1-1.25 घंटे से यहाँ पे घूम रहा हूँ। इस जगह ने मुझे इतना चमत्कृत कर दिया है
मेरी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैंने लंच नहीं किया है अभी, मुझे कोई एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के कुछ खाना है और उसके बाद शिंजुकू की तरफ जाना है। शिंजुकू यहाँ से काफ़ी दूर भी है, बट इन सारे कंपल्शंस के बाद भी, बारिश भी हल्की हल्की बनी हुई है, बट इन सारे कंपल्शंस के बाद भी मेरा यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं बता नहीं सकता ये जगह कितनी अमेजिंग है। यहाँ पर नेचर भी है और जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है उसका मैनिफेस्टेशन भी है, और उसके बाद भी कोई क्लीननेस नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन शांत सा स्थान है। मतलब यहाँ पर आकर के ही इस चीज़ को महसूस किया जा सकता है जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर आप टोक्यो आते हैं तो प्लीज़ इस जगह को मिस मत कीजिएगा। इतना शांत लग रहा है, लोग नहीं है, भीड़ नहीं है, ट्रेन्स नहीं है, कोई हसल बसल नहीं है। सामने टोक्यो बे है, बहुत ही साफ सुथरे पैथवेज बने हुए हैं और नज़ारे तो सामने पूरी टोक्यो की स्काईलाइन है, क्या ही कहूँ। तो दोस्तों, ओडाइबा मरीन पार्क को एक्सप्लोर करते करते मुझे लगाई थी भूख, क्योंकि दिन में लंच जैसा कुछ किया नहीं था। घूमते घूमते ही रह गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते ही रह गया, तो अभी भूख लगाई है। यहाँ बगल में एक्वा सिटी मॉल है, इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और मैंने अभी सर्च किया, इसमें मुंबई करके एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है। तो चलिए खाते हैं कुछ भारतीय खाना और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं शिंजुकू के लिए, जहाँ हम टोक्यो की नाइट लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। एक बात आपको और बताता हूँ, अगर आप जापान आते हैं तो भर भर के पैदल चलने को तैयार रहिएगा। ये हम आ गए एक्वा सिटी मॉल की तरफ। हमारा जो इंडियन रेस्टोरेंट है वो 6वें फ्लोर पे, अभी मैं 3रे फ्लोर पे हूँ। चलिए 6वें फ्लोर पे चलते हैं और करते हैं कुछ पेट पूजा। काफी बड़ा मॉल है यार दोस्तों। बहुत देर तक भटकने और खोजने के बाद प्योर वेज रेस्टोरेंट, या जहाँ पर एग या बीफ या चिकन मटन ऐसा कुछ ना बनता है, वैसा कुछ मुझे मिला नहीं डाइबा में। मैं मुंबई वाले में भी गया, उसके बाद मैकडोनल्ड्स में भी गया, फिर मैं 7-Eleven गया कि वहाँ से कुछ सैंडविचेस ले लेता हूँ। वहाँ भी मुझे प्योर वेज बिना एग के सैंडविचेस मिले नहीं। फिर घूम भटक के मैं वापस इसी एक्वा सिटी मॉल में आया। यहाँ पे मैंने खुजाई शुरू की कि मुझे प्योर वेज मिल जाए। नवरात्रि चल रही है, मैं अंडे वाली चीज़ें भी हाथ नहीं लगा सकता, वैसे भी नॉनवेज खाता है। तो फाइनली मुझे किस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सैलेड लिया है, वेजिटेरियन सैलेड। इसके साथ में इन्होंने एक चटनी जैसी दे दी है। तो फिलहाल अभी यही खाने वाला हूँ। इसको खा करके अपना घूमना कंटिन्यू रखूँगा और फिर जब होटल पहुँचूँगा तो वहाँ पे हमारे पास रेडी टू ईट फूड है, तो उसको खा करके फिर अपना डिनर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपना ग्रीन सलाद खा लिया, जैसा भी था ठीक था, टेस्टी था, सारी चीज़ें फ्रेश थी। अब हमारा जो प्लान है, ऑलरेडी शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं जाने वाला हूँ वर्ल्ड फेमस शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग। वो एक क्रॉसिंग है जहाँ 4 तरफ से रास्ता आके मिलता है और बड़ी संख्या में एक साथ लोग क्रॉस करते हैं। तो वो अपने आप में मनोरंजन कह लीजिए, आकर्षण कह लीजिए, उसका जरिया बन जाता है उस क्रॉसिंग को क्रॉस करना। तो अभी हम चलेंगे शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग, वहाँ से फिर आ जाएंगे शिंजुकू। शिंजुकू में थोड़ा वॉक करेंगे, नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद वहाँ से फिर आज के दिन को बाय बाय बोलेंगे। The exchange airport, the JR line, the Ginza line, and the Asakusa line. Thank you for riding the Kiriko line. दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ टोक्यो के फेमस शिबुया एरिया में। ओडाइबा पार्क से हम सीधे यहाँ आ गए थे। यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं स्क्रैम्बल क्रॉसिंग पे। स्क्रैम्बल क्रॉसिंग को देखेंगे, घूमेंगे, वहाँ कुछ फोटोज वगैरह खींचेंगे, लोगों को बंच में क्रॉस करता हुआ देखेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से हम चलेंगे शिंजुकू। बहुत ही मजेदार दिन रहा। बाकी सारी चीजें जैसी प्लान करी थी वैसी घटी। बस यहाँ अकेले होना वो बार बार अच्छा नहीं लग रहा है। फैमिली नहीं है, कोई साथ में नहीं है, बाकी लोग भी आए होते तो ये यात्रा शायद इससे कहीं ज्यादा मजेदार बनी होती। तो दोस्तों, इस समय हम आ गए हैं फेमस शिबुया क्रॉसिंग पे। ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है लोगों की। अमेजिंग।
गजब पागलपन है, मतलब कुछ भी, लेकिन मजा आ रहा है, काफी सारे लोग हैं। ये जो शिबुया क्रॉसिंग प्लेस है, इसकी यहाँ आने के पीछे और इस जगह को फील करने के पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं है, बस एक पागलपन है, लेकिन बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही मजेदार पागलपन है। अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों से आए हुए लोग इस क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं और 10-10 सेकंड के लिए क्रॉसिंग खुल रही है। उतने में भी जाने कहां से हर बार इतने सारे लोग आ जा रहे हैं और सारे एक साथ पार कर रहे हैं, रुक रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं उसी 10 सेकंड में। बहुत ही मजेदार चीज है। इस यहाँ पे जो माहौल है वो यहाँ पर आकर के ही समझा जा सकता है, उसको रैशनली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग से ट्रेन लेकर के मैं आ गया हूँ शिंजुकू। शिंजुकू नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है, तो थोड़ी देर शिंजुकू में घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस प्लेस को और उसके बाद फिर आज के दिन को समाप्त करेंगे और होटल की तरफ बढ़ेंगे। स्वागत है आपका टोक्यो की नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट शिंजुकू में। बहुत लाइवली प्लेस है भाई ये। अक्षत यहाँ होता तो उसे यह स्थान बहुत अच्छा लगता। फ्री ड्रिंक देख के थाईलैंड की याद आ गई। दोस्तों, ये जो बड़ा वाला बोर्ड है इस पे एक 3D में कैट आपको दिख रही होगी। ये भी बहुत फेमस प्लेस है शिंजुकू का। फाइनली टोक्यो घूम के मैं अपने होटल पे आ गया। बहुत ही मज़ेदार दिन रहा, बहुत सारी नई नई जगहें देखी। बारिश हो रही थी, थोड़ा वेदर प्रॉब्लमेटिक था, स्टिल हमने समय का भरपूर इस्तेमाल किया, चीज़ें अच्छे से प्लान की, सिंक्रोनाइज की। मज़ेदार दिन रहा, अच्छा टाइम का यूटिलाइजेशन हुआ। मौसम ने थोड़े हिकअप्स क्रिएट किए और टोक्यो का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अपना टाइम लेता है, आप उससे अकस्टम्ड होते हैं, तो थोड़ा सा उन चीज़ों में समय गया। स्टिल हमने काफ़ी सारी जगह कवर की, काफ़ी सारी अच्छे एक्सपीरियंसेस किए। तो ऐसा कुछ आज का दिन रहा, मज़ा आया। आपको भी अगर अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कल का अपना जो प्लान है, कल यहाँ बगल में उएनो पार्क है, कल के भी फोरकास्ट में रेन है, देखते हैं कल का वेदर कैसा होता है। तो कल उएनो पार्क जाने वाला हूँ और शिबुया में एक गवर्नमेंट की मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग है, वहाँ से आप 50 या 60th फ्लोर पे जा करके टोक्यो सिटी का स्काईलाइन पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वेदर अच्छा रहेगा तो कल वहाँ जाएंगे, उएनो पार्क जाएंगे और वेदर परमिटिंग जू करेंगे। उसके बाद शाम को कल के लिए हमारी रिजर्वेशन है टोक्यो डिज्नीलैंड की, तो टोक्यो डिज्नीलैंड जा करके अपना टोक्यो का पूरा जो इस ट्रिप में एजेंडा है वो कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आशा करता हूँ आपको भी इस यात्रा में मज़ा आ रहा होगा। मिलते हैं अब आपसे कल सुबह एक नई डेस्टिनेशन के साथ टोक्यो शहर के ही अंदर।